सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 2 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थंगजाम धबाली सिंह को। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह, और इन्हें अभी जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ये जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड है ना, ये जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और इस सम्मान की शुरुआत की थी जापान के बादशाह मेइजी ने 1875 में। तो आपको तो केवल इसका नाम याद रखना है, थंगजाम धबाली सिंह। कहाँ से हैं? मणिपुर से हैं। बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी अभी न्यूज में रहे थे, जैसे कि गीता सेन भारतीय एक्टिविस्ट हैं और फरवरी में ही डैन डेविड पुरस्कार जीता था इन्होंने। मनोज दास की बात करेंगे, ये उड़िया व अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं और इस बार इन्हें 2020 का पद्मश्री सम्मान के लिए भी चुना गया और अभी इन्हें मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड भी जीता था। वहीं बात करेंगे दिलराज प्रीत कौर की, तो इस साल का कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा इनको। और अगर मैं आपसे पूछूं किरण मजूमदार शो को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था, तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और वो सम्मान पाने वाली वो चौथी भारतीय बनी थी। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिखा शर्मा को। तो एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ हैं ये शिखा शर्मा, और अभी इन्हीं को गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो नाम है तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि मोहम्मद रफीक अभी उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, ये विश्वनाथ सोमदर ये मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और दीपांकर दत्त बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। बात गूगल की है तो गूगल के बारे में जान लो। स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएस में है और इसके 2 फाउंडर थे, लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। अच्छा, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट है, और गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ का नाम है सुंदर पिचई। और अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाया था और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है। और अभी गूगल ने घोषणा की थी कि उसके ऐसे एंड्रॉयड यूजर जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए वो वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करेगा, जिसका नाम है टॉक बैक ब्रेल कीबोर्ड। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। तो अभी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एमएसएमई सेक्टर्स के उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नाम की एक ऋण योजना शुरू की है। तो इसमें जिनके व्यवसाय कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के, और वो आराम से वो 2 साल में चुका सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी एमएसएमई मंत्रालय ने बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है ताकि केंद्र और राज्य की सरकारें संबंधित योजनाओं को एक्सेस कर सके। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, और इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। और चलो बताओ एमएसएमई डे कब मनाते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, याद रखना 27 जून को मनाते हैं। बाकी देखो, सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे तो ये भी अभी न्यूज में था, क्योंकि इसके एमडी सीईओ फिर से नियुक्त किया गया, रीअपॉइंट। क्या नाम है उनका? एन कामाकुदी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए कौन? विरूपाक्ष मिश्रा। और कर्नाटक बैंक के एमडी सीईओ को भी रीअपॉइंट किया गया, उनका नाम है महाबलेश्वर एमएस। यहाँ पे कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटक में, और इसके अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्ण। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में ऑस्ट्रिया में किसे भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन है, जयदीप मजूमदार को। तो अभी हाल ही में जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया में भारत का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनके अलावा एक और अपॉइंटमेंट है नम्रता एस कुमार का, इन्हें स्लोवेनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने। और कल भी हम लोगों ने 2 अपॉइंटमेंट पढ़े थे, एक तो दीपक मित्तल के बारे में पढ़ा था, इन्हें कतर में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है, और पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में भारतीय राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। बाकी यहाँ पे ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया की बात हुई है, तो ये रहा पहले मैप में। तो पहले ये देखिए आप मैप में, ऑस्ट्रिया कैपिटल इसकी वियना है, आपको याद होगा ओपेक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, और करेंसी यूरो है, और इसके चांसलर हैं सेबेस्टियन कुर्ज, इसी साल बने थे नए। बाकी स्लोवेनिया की बात करेंगे तो ये रहा मैप में स्लोवेनिया,
कैपिटल लुबियाना है, करेंसी है यूरो और इसी साल इसके नए प्रधानमंत्री बने थे जानेस जंसा। बढ़ते आगे। अच्छा देखो गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। देखो आप लोगों को पता है डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में जो स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कोई कंट्री आ गया तो उसकी कैपिटल क्या हो गई, उसके प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गया उसके अध्यक्ष कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मतलब जो स्टैटिक क्वेश्चन आपका बन सकता है करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन से, तो हमने ये प्लानिंग किया है कि उन सभी क्वेश्चन को इकट्ठे करके आपका क्विज तैयार कर दिया जाए। देखो आपको पता है स्टैटिक क्वेश्चंस की तो कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर कुछ एग्जाम्स भी आपने दिए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा जो स्टैटिक क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछता है तो जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं वहीं से स्टैटिक बन के आता है। तो मेरी ये प्लानिंग है कि डेली करंट अफेयर से जो भी आपके स्टैटिक बनेंगे उन क्वेश्चन को निकाल करके आपकी क्विज बना करके अपनी एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे। तो डेली आप वहां पे उसे सॉल्व कर लो, जब मर्जी आए तब सॉल्व कर लो, ताकि धीरे धीरे आपका स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होता रहे। और ये वाला पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्टैटिक आपके करंट से निकल के आ रहे हैं, तो अपनी एप्लीकेशन पे ये टेस्ट आपको कल या परसों से मिलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जिसमें मैं आपको डेली 52 क्वेश्चंस का रिवीजन करवाता हूं 10 से 15 मिनट में, जिसमें 20 आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि पुराने महीने के होते हैं, 2-4 महीने पीछे के कहीं से भी हो सकते हैं। 12 क्वेश्चन का रिवीजन कराता हूं लास्ट डे वाले करंट अफेयर्स का, 10 स्टैटिक क्वेश्चन कवर करते हैं और 10 डेज वाले क्वेश्चन, तो इस तरह से टोटल 52 क्वेश्चन हम कवर करते हैं। लेकिन कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि इसको इंग्लिश में भी लेकर के आइए। देखिए डेली 52 क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट करना मेरा बहुत वर्क बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक काम करेंगे, एक पोल कंडक्ट करवा लेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि इंग्लिश मीडियम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जो उस रिवीजन वाले वीडियो को देखना चाहते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे खासे होंगे तो आपके लिए ये मेहनत करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मेरे से जितना होगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। और कुछ स्टूडेंट्स की ये भी शिकायत थी कि जो अपनी एप्लीकेशन है वो लास्ट अपडेट हुआ था, कुछ नए फीचर जोड़ने के बाद वो स्लो हो गई है, धीरे धीरे खुल रही है क्विज वगैरह, तो उसके लिए मैंने कंप्लीट इसका सर्वर ही चेंज करवा दिया है, तो वो आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अब ये फटाफट वर्क करेगी, फटाफट चीज़ें खुलेंगी अब। और कुछ स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि उसमें एक बुक मार्क का ऑप्शन भी जोड़ दीजिए, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें लगता है तो वो सेव करके रखते जाएँ और जब मर्जी हो उसको देख लें, तो ये फैसिलिटी भी आपको जल्दी मिल जाएगी। अच्छा बस मेरी आप लोगों से एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपको पता है हर कोई वर्क कर रहा है आज पैसे के लिए, सबको पैसे की नीड है, सबको अपनी फैमिली भी रन करनी है। अपने आप को ले लो, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा पैसा मिलेगा तो फैमिली को अच्छे से रख पाओगे, खुद अच्छे से रहोगे। पैसा एक जरूरी चीज है। ऊपर से आपकी एप्लीकेशन को मैं और इम्प्रूव कर रहा हूँ ताकि आपको और फैसिलिटीज मिल सके। जैसे अभी हमने सर्वर चेंज कराया तो काफी खर्चा होता है, काफी मुझे देने भी पड़ते हैं, चिंता मत करो, आपसे नहीं बोलूंगा देने के लिए, लेकिन हाँ एक छोटी सी हेल्प आप जरूर कर सकते हो मेरी। एप्लीकेशन जब आप यूज करते हो, कोई टेस्ट वगैरह लगाते हो, अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें आप लोग, उसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप किसी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे वो आपको अपनी साइट पे लेकर के जाएगा, जैसे ही आप उसकी साइट पे जाते हैं वापस से बैक बटन दबा करके एप्लीकेशन पे आ जाओ, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड आपको लगेंगे। और ऐसा करने में मुझे नहीं लगता आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए। अगर इन चीजों से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज थोड़ी सी हेल्प आप जरूर करें मेरी, क्योंकि YouTube पे आजकल बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं, नए नए रूल आ गए हैं। तो जब तक डेली के अगर आपके 50,000 के ऊपर, लाख के आसपास व्यूज नहीं आते हैं, तब तक तो बस एक यूट्यूबर को इंतजार ही करना है उस दिन का। तो इतना सा मेरा कहना था, तो इतना सा आप अगर कर दोगे तो मेरे को एक बैक सपोर्ट मिल जाएगा, ताकि मैं एक जगह फोकस दो करके काम कर पाऊँ आप लोगों के लिए। और मेरी किसी बात का अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो बड़ा भाई समझ के माफ करना। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो सही उत्तर होगा 0.2%। तो इसने भी अभी कोरोना वायरस के कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा करके 0.2% कर दिया है। अच्छा इसके अलावा अभी और भी इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत की प्रोजेक्शंस किए गए थे, तो उसकी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सारी अपडेटेड लिस्ट है, यानी कि कुछ भी अगर चेंजेस हुए हैं तो उसको अपडेट करके मैं आपको ये दे रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसे 2020 के निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर टी प्रदीप को। तो ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और इनका पूरा नाम है थलपिल प्रदीप, और इन्हीं को 2020 का निक्केई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये अवार्ड इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में दिया जाएगा। एक्चुअली इन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिससे 2 पैसे प्रति लीटर में पीने योग्य स्वच्छ पानी मिल सकेगा। और आपको बता दूं, इन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए भी चुना गया है। और ये जो निक्केई एशिया पुरस्कार है, ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण कार्य में योगदान दिया हो। ये हर साल 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक कैटेगरी तो यही होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें मिल रहा है इनको प्रोफेसर टी प्रदीप को। इसके अलावा एक संस्कृति व समुदाय यानी कि कल्चर एंड
कम्युनिटी कैटेगरी है और उसमें इस बार दिया जा रहा है नेपाल के राम प्रसाद कदेल को। जबकि आर्थिक व व्यावसायिक नवाचार में यानी कि इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन में मलेशिया के एंथनी टेन और टेन हॉय लिंग को दिया जाएगा। तो मुख्य रूप से आप जो भारत के प्रोफेसर टी प्रदीप है उनका नाम तो याद रखना ही रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पहले नंबर पर रहा है। पूरे देश में मनरेगा के तहत जो नौकरियां दी गई है उसमें लगभग 24% हिस्सा तो छत्तीसगढ़ का ही है। मतलब पूरे देश में अगर 100 लोगों को नौकरियां दी गई है तो 24 तो छत्तीसगढ़ के द्वारा ही दी गई है। तो पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे नंबर पे है राजस्थान और तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल इसके रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है PR रामचंद्रन मेनन। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो अंबिकापुर है वहां पे भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां पे खुला है तो फिर आंसर देना भोपाल में। और अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ पुलिस ने भारत के होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने ही पढ़ई तुहर द्वार यानी कि पढ़ाई आपके द्वार नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया था। इसके अलावा होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेबसाइट भी इसने लॉन्च की थी। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही के मामले में यानी कि बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के मामले में भारत की रैंक क्या रही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 53। तो इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा कराए गए ओपन बजट सर्वे में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत 53वें नंबर पे रहा है और इसमें टॉप पे रहा है न्यूजीलैंड। तो भारत की रैंक याद रखनी है, 117 देशों में से 53वें नंबर पर रहा है भारत। तो इस सर्वे से ये पता चलता है कि बजट पेश करने से पहले केंद्र सरकार को एक पूर्व बजट विवरण प्रकाशित करना चाहिए। अच्छा, अभी आपको याद होगा इससे पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 लॉन्च हुआ था, उसमें भारत किस स्थान पे रहा? भारत 142वें स्थान पे रहा था और उसमें टॉप पे रहा था कौन सा देश? नॉर्वे टॉप पे रहा था। तो वो भी ध्यान रखना। पढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। अच्छा, पहले तो आपको ये पता हो जो ये फेड कप है किस खेल से संबंधित है? तो वैसे तो सानिया मिर्जा नाम से ही पता लग गया होगा, ये टेनिस का खेल होता है। तो ये कप टेनिस खेल से संबंधित होता है। ये कंपटीशन है महिलाओं का कंपटीशन होता है बेसिकली। तो अभी भारत की स्टार टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। उन्हें इंडोनेशिया की प्रिस्का नुग्रोरहो के साथ नामित किया गया है। अच्छा, सानिया मिर्जा से कुछ याद आया? जनवरी में हम लोगों ने पढ़ा था, सानिया मिर्जा ने यूक्रेन की नादिया के साथ मिलकर के WTA होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। अच्छा देखो, टेनिस की बात है तो इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, अगर मैं आपसे पूछूं उसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। और उन्होंने हराया किसको? डोमिनिक थिएम जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। और वुमेन सिंगल का टाइटल वो जीता सोफिया केनिन ने, वो USA की प्लेयर है। और इन्होंने हराया गार्बिन मुगुरुजा को जो कि स्पेन की प्लेयर है। देखो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और USA ओपन। और वैसे आपको पता ही होगा ये दोनों इस बार नहीं हो रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। अच्छा, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा वाला ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऐसे याद रखो, ऊपर ही ऊपर वाला और नीचे नीचे वाला ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य के काले चावल ने GI टैग प्राप्त किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। तो मणिपुर के काले चावल जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है और ये चावल मिठाई बनाने में, दलिया बनाने वगैरह में काम आते हैं और इसे अभी GI टैग मिल गया है। GI टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अच्छा, इसके अलावा गोरखपुर टेराकोटा को भी GI टैग दिया गया है। और ये जो गोरखपुर टेराकोटा है ये लगभग 100 वर्ष पुराना है। हस्तशिल्पियों के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं, जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो बहुत ही सुंदर होती हैं। और इसके अलावा याद रखना, तमिलनाडु की कदलाई मित्तई को भी GI टैग दिया गया है। कदलाई मित्तई ये तमिलनाडु के कोदिलपट्टी में गुड़ और मूंगफली से बनाई जाती है, जिसे मूंगफली कैंडी भी कहा जाता है। तो इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए। मणिपुर का तो काला चावल, गोरखपुर टेराकोटा और तमिलनाडु की कदलाई मित्तई ये एक प्रकार की कैंडी है जो मूंगफली और गुड़ से बनाई जाती है। तो इन तीनों को मिला है GI टैग।
लेकिन प्रश्न में बात हुई है मणिपुर की, तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। आपको याद होगा अभी मणिपुर सरकार ने गरीबों व जरूरतमंदों के लिए फूड बैंक पहल भी शुरू की थी और अभी बच्चों के लिए कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी लॉन्च किया था और अंगफाऊ हुनबा कार्यक्रम भी शुरू किया गया था मणिपुर के द्वारा ही। शिरुई लिली महोत्सव भी मनाया गया था यहाँ पे और अभी 23 अप्रैल को मणिपुर ने खोंग जोम दिवस भी मनाया था। इसके अलावा आपको याद होगा मणिपुर में है लोकटक झील जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं और जिसपे ही है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसको कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बन गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामायण। तो 1980 के दशक की भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसे 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में 7.7 करोड़ दर्शकों के द्वारा देखा गया। ये रामायण रामानंद सागर के द्वारा लिखा गया और उनके द्वारा निर्देशित है। और आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम ने साल 2003 में भी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। किसने? रामायण ने। पढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे ये कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 मई को। तो हर साल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है और ये दिन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में पहली बार इसे 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मनाया गया था। देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। अच्छा, आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से एक और क्वेश्चन बताता हूँ। अभी इसने कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क नाम से एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि 1.6 बिलियन श्रमिक लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका को खोने का सामना कर रहे हैं। तो ये था अप्रैल महीने का पहला इंपॉर्टेंट डे, इसको आप ध्यान रखना। अच्छा, अभी 30 अप्रैल को भी मैं आपको बता दूं अभी आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया था और उसका उद्देश्य था देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना। और इसे 30 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी जिसमें गरीबों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का फ्री मेडिकल प्रोवाइड किया जाता है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी यूएसए क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर था ऑप्शन ए जे अरुण कुमार को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो को आप लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।